वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करेक्शन स्लिप नंबर 21 जो आईआरपीडब्ल्यू में करेक्शन स्लिप आई है 21, आज हम लोग जरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये काफी डिस्क्रिप्टिव करेक्शन स्लिप है। टोटल इसके अंदर चेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो 38 प्लेसेस देर आर चेंजेस। कितने? 38 प्लेसेस पे इसमें चेंजेस हुए हैं, जिसमें से 37 जगह पे कहीं ना कहीं कोई चेंजेस है, तो कहीं कुछ पैराग्राफ्स ऐड हुए हैं, कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं। और जो लास्ट वाला पॉइंट नंबर 38 है वो दैट इज बेसिकली अ न्यू चैप्टर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। क्या है वो? एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, वही है। ठीक है ना? तो बेसिकली ये चीज है। तो हम लोग जरा अभी स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट से, ठीक है? तो करेक्शन स्लिप तो आपने देख ली। आपको लेटर दिखा देते हैं इसका, जो है ये जो जारी हुआ है रेलवे बोर्ड द्वारा, है कि नहीं? तो ये देख लिए 30 जुलाई को ये रिलीज हुआ है कि नहीं? करेक्शन स्लिप नंबर 21 टू द इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल 2020। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट वो क्या कह रहे हैं? अ न्यू नोट नंबर 5 शैल बी एडेड इन नोट्स बिलो टेबल 1A ऑफ पैरा 103 ऑफ आईआरपीडब्ल्यूएम। यानी आईआरपीडब्ल्यूएम का जो पैरा 103 है वो आपको लेकर जाता है रूट का था टेबल 1A में। दैट इज नथिंग बट इंस्पेक्शन स्केड्यूल ऑफ एडीएन, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। तो उसके अंदर एक नोट होता है नीचे, नोट। तो नोट नंबर 5 एक ऐड किया गया है। तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ पैरा 103 में। यहाँ पर आए हम टेबल 1A में। अब ये टेबल 1A जैसा मैंने आपको कहा इंस्पेक्शन स्केड्यूल ऑफ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर है। तो इसके अंदर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर 24 पॉइंट्स है, फिर देर आर सम नोट्स। पॉइंट 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ठीक है। हम अब उसको पढ़ेंगे नहीं, हमने ऑलरेडी सब पढ़ लिया है। खाली इसके नीचे उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर एक और पैराग्राफ आएगा, यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा, सॉरी हाँ पॉइंट नंबर 5 आएगा। ठीक है। तो वो क्या है वो जरा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट इज इट? तो क्या कहा? पुश ट्रॉली शैल प्रोग्रेसिवली बी रिप्लेस्ड विथ रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल। क्या कहा? पुश ट्रॉली shall progressively be replaced with rail cum road inspection vehicle। ठीक है। यानी जो हम अभी देख रहे हैं आज की तारीख में हमारे पास पुश ट्रॉली है ना, धक्का मार के चलती है, जो ट्रॉली में हमारा हुआ करते हैं, तो वो इट विल बी हिस्ट्री नाउ। तो क्या कह दिया? शाल बी रिप्लेस, यानी कि पुश ट्रॉली जहां जहां पर भी है वहां पे पुश ट्रॉली बंद करो और उसकी जगह पे उसको किससे रिप्लेस करो? तो कह दिया कि रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल, रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। इंस्पेक्शन बाय रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल वुड बी डन अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन। ठीक है। तो पुश ट्रॉली को रिप्लेस करेंगे रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल से। और ये जो रेल कम रोड व्हीकल, रोड इंस्पेक्शन व्हीकल होगी, ये कैसी चलेगी? ये ब्लॉक प्रोटेक्शन में चलेगी। चले कैसे चलेगी? ब्लॉक प्रोटेक्शन में ही चलेगी। बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई ब्लॉक प्रोटेक्शन में इसको चलाना है, कोई मार्जिन वगैरह में आपको चलाना नहीं है। दिस इज द फर्स्ट चेंज। पुश ट्रॉली को बदली कर दिया रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल से, जिसे ब्लॉक प्रोटेक्शन में आपको चलाना है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 अभी पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने लिखा है सीरियल नंबर 24 ऑफ टेबल 1B ऑफ पैरा 103 ऑफ आईआरपीडम जून 2020 शैल बी रेड एज अंडर। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भले ये करेक्शन स्लिप है लेकिन इसके अंदर फिर एक मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है, दैट इज वेरी सिली मिस्टेक वी कैन से। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सीरियल नंबर 24 और टेबल 1B और पैरा 103 नहीं है दोस्तों, ये होगा आपका पैरा 104। तो मेक नेसेसरी करेक्शन, क्योंकि आप जाएंगे पैरा 103 में टेबल 1B है ही नहीं, वो आपको पैरा 104 में मिलेगा। ठीक है। तो पैरा 104 के अंदर टेबल 1B है, जो कि इंस्पेक्शन ऑफ एसएससी इंचार्ज एंड जेएसएससी सेक्शनल इसका है। दोनों का साथ में उन्होंने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो वहां पर जो टेबल में जो पॉइंट नंबर 24 है, टेबल 1B में जो पॉइंट नंबर 24 है, वहां पर चेंज किया गया है। वहां पर इंस्पेक्शन ऑफ वॉशेबल एप्रॉन के बारे में पहले कुछ बात हुई थी, तो उस पॉइंट को तब्दील किया गया, बदली कर दिया गया है। किससे बदली कर दिया गया मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टेबल 1B में हम लोग आ गए दोस्तों, तो सीरियल नंबर 24 की बात हुई है। तो इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ एसएससी पीवे इंचार्ज एंड जेएसएससी पीवे सेक्शनल। ठीक है। तो हम सीधे जाएंगे पॉइंट नंबर 24 में ना। पॉइंट नंबर 24 जैसा मैंने कहा कि क्या कहा था पहले, क्या था? पहले था इंस्पेक्शन ऑफ वॉशेबल एप्रॉन वंस इन 3 मंथ्स ऑन रोटेशन बेसिस बाय इंचार्ज एंड सेक्शनल। शॉर्टकट में मैं बात कर रहा हूँ। इंचार्ज और सेक्शनल 3 3 महीने के
रोटेशन पे करेंगे, वंस इन 3 मंथ्स ऑन रोटेशन। व्हाट इज मीन बाय रोटेशन? यानी इस देखिए, ये जहां पर भी एक चीज मैं बताया था, बहुत लोग बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, पहले भी मैंने एम्फोसाइज किया है, जहां पर भी जब टर्म आएगा रोटेशन, तो अब यहाँ पे लिखा है वंस इन, ये पुराना है, हाँ, मैं नई चीज पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको इस टर्म रोटेशन का मतलब बता रहा हूँ, रोटेशन बेसिस का मतलब बता रहा हूँ। यहाँ लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ वॉशेबल एप्रॉन वंस इन 3 मंथ्स ऑन रोटेशन बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वॉशेबल एप्रॉन का इंस्पेक्शन हर 3 महीने में होगा, हर 3 महीने में होगा। एक बार इंचार्ज करेगा, एक बार सेक्शनल, एक बार इंचार्ज, एक बार सेक्शनल। यानी अगर, लेकिन कोई अगर ये पूछे कि भाई वॉशेबल एप्रॉन का इंस्पेक्शन इंचार्ज ने कितने दिनों में करना है, तो उसका आंसर 3 मंथ्स नहीं होगा, उसका आंसर 6 महीना होगा। इसी तरह अगर सेक्शनल का पूछ लिया, उसका भी 3 की जगह 6 होगा। असेट का इंस्पेक्शन 3 3 महीने पे होना है, आदमी बदल रहा है, एक बार इंचार्ज एक बार सेक्शनल। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर इंचार्ज या सेक्शनल की बात की जाए, तो ये डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 × 2 हो जाएगा। समझे ना? ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना था, ये पहले पुराना वाला था, पॉइंट नंबर 24 पहले था। अब क्या कर दिया यहाँ पे उन्होंने, यहाँ देखिए, तो क्या कह दिया यहाँ पर, इंस्पेक्शन ऑफ वॉशेबल एप्रॉन स्लैश, इसके साथ में उन्होंने एक चीज और ऐड कर दिया, बलास्ट लेस ट्रैक, बीएलटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं, बलास्ट लेस ट्रैक when being used as washable apron। तो यहाँ भी उन्होंने ये चीज क्लियर कर दिया, भाई वॉशेबल एप्रॉन हो या बलास्टलेस ट्रैक को अगर आप वॉशेबल एप्रॉन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉर्मल बलास्टलेस ट्रैक की बात नहीं हुई है इंस्पेक्शन की। यहाँ बात हुई है या तो वॉशेबल एप्रॉन जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है, या कहीं पर हमने स्टेशन यार्ड वगैरह में अगर हमने बलास्टलेस ट्रैक बिछाया एज अ वॉशेबल एप्रॉन, तब उस परिस्थिति में इंस्पेक्शन शेड्यूल रिमेन सेम, जैसा पहले था वही है, once in 3 months on rotation by SSCP वे इंचार्ज एंड जेई और SSCP वे सेक्शनल। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पर ऐड अगर कोई चीज हुई है तो वो है आपका बलास्टलेस ट्रैक, जो अगर आप वॉशेबल एप्रॉन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दीज 2 चेंजेस यू हैव स्टडीड, आपने 2 चेंजेस आपने देख लिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। अभी चैप्टर नंबर ये 1 में था, ये जो भी चेंजेस थे चैप्टर नंबर 1 में थे, पैरा 103, पैरा 104। फिर से मैं कह रहा हूँ पैरा 103 लिखा है, लेकिन पैरा 104 में आता है, ठीक है। दूसरा है चैप्टर नंबर 2 में आ जाएंगे, तो यहाँ भी काफी चेंजेस देखने को मिले दोस्तों। तो है पैरा 205 पॉइंट नंबर 2, पैरा 205 पॉइंट नंबर 2। तो क्या कहा जा रहा है, पैरा 205 पॉइंट नंबर 2 ऑफ IRPWM जून 2030 शैल बी रेड एज अंडर, ठीक है। यानी अभी मैं आपको पहले पैरा 205 पॉइंट नंबर 2 में लेके चले जाता हूँ, फिर आपको आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पैरा 205 का पॉइंट नंबर 2 था, ठीक है। रिकमेंडेड रेल सेक्शन बेसिकली है, तो मेन लाइन के अंदर कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किया है। लूप लाइन जो है इसमें कहा है, रिन्यूअल ऑफ लूप लाइन पहले ये था कि इज टू बी डन विद 60 kg सेकेंड हैंड और 52 kg पर मीटर सेकेंड हैंड रेल, ये कहा था। फिर ये कहा था कि नई रेल अगर इस्तेमाल करना है तो रेलवे बोर्ड के अप्रूवल से कर, द न्यू रेल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दीज विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड। किसके द्वारा कहा गया है, रेलवे बोर्ड की इजाजत चाहिए ना, अगर लूप लाइन में कहीं पे नई रेलें इस्तेमाल करनी है तो रेलवे बोर्ड की अप्रूवल लगेगी, ये था ना। अब क्या है देखें जरा आप, अब क्या कहा, यहां पर कहा है कि रिन्यूअल ऑफ पैसेंजर रनिंग लूप लाइन एंड, देखो दो चीज कहा, पैसेंजर रनिंग लूप लाइन का अगर रिन्यूअल कर रहे हैं और कोई नया पैसेंजर रनिंग लूप लाइन बना रहे हैं, सुन लीजिए इसको अच्छे से, अगर एग्जिस्टिंग पैसेंजर रनिंग लूप लाइन है उसका रिन्यूअल किया जा रहा है और कोई नया पैसेंजर रनिंग लूप लाइन बनाया जा रहा है, दोनों ही परिस्थिति में लूप लाइन में भी 60 kg की नई रेल लगाई जाएगी। आई बात समझ में, पैसेंजर रनिंग लूप लाइन अगर है, अगर वो नई है या कि एग्जिस्टिंग पैसेंजर रनिंग लूप लाइन का रिन्यूअल किया है, दोनों परिस्थिति में 60 kg की नई रेलें बिछाने की बात हुई है। फिर दूसरा जो पॉइंट हमारा पहले वाला था उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस क्या है देख लीजिए, क्या कहते हैं यहाँ पर, रिन्यूअल और लेइंग ऑफ अदर लूप लाइन दैट इज अदर देन पैसेंजर रनिंग लूप लाइन, उसका मतलब अदर लूप लाइन हो गया, ये 60 kg या 52 kg की सेकेंड हैंड रेल से किया जा सकता है। ये रिन्यूअल जो है सेकेंड हैंड रेल, चाहे वो 60 की या 52 kg की रेल से किया जा सकता है। फिर कहा कि अगर अदर लूप लाइन में नई रेलें इस्तेमाल करना है तो ना नहीं कहा, कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या कहा था कि किसका अप्रूवल लगेगा, तो कहा था रेलवे बोर्ड का लगेगा।
यहाँ थोड़ा सा उन्होंने अथॉरिटी नीचे परकोलेट कर दी है पीसी द्वारा। प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर साहब जो है उसको जो है अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अदर लूप लाइन में अगर आपको नई रेल इस्तेमाल करनी है इंस्टीड ऑफ सेकेंड हैंड 60 kg 52 kg रेल, तो पीसी इज द अथॉरिटी, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर इज द अथॉरिटी। रेलवे बोर्ड इज नॉट अथॉरिटी नाउ। पहले क्या था, प्रायर अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड था, अब वो नहीं है। अब वो क्या है, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। अ न्यू पैरा 208 पॉइंट नंबर 5 शैल बी एडेड। यहाँ उन्होंने क्लियरली कहा है क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। यानी कि पैरा 208 में कोई चेंज नहीं हुआ है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी पैरा 208 में लेकर जाता हूं, तो जहां पे पॉइंट नंबर 4 के नीचे ये फाया आपको रीड करना है बाद में। ओके, तो लेट अस गो देयर। देखिए दोस्तों, आपका एग्जिस्टिंग पैरा 208 पॉइंट नंबर कंक्रीट स्लीपर के बारे में बात करें तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4, डायरेक्ट फिर 209 आ जा रहा था। तो यहाँ इसके बाद में एक पॉइंट नंबर 5 उन्होंने ऐड करने के लिए कहा है। क्या कहा है देख लीजिए इसको। कहा है कि मॉडर्न स्लीपर्स मैन्युफैक्चर्ड इन fully automated concrete sleeper plants with stricter quality control and lesser human intervention should be progressively used to obtain better geometrical tolerances in the concrete sleeper। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका, ये कहा है कि आज भी कंक्रीट स्लीपर प्लांट्स हमारे हैं, वहां पे से कंक्रीट स्लीपर बनती है, लेकिन वहां पर कई जगह पे ह्यूमन इंटरवेंशन है, मैनुअली बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो क्या कहा, उसकी जगह पे हमें क्या करना है, उसकी जगह पे कहा कि नहीं, वैसा नहीं चलेगा। तो क्या कहा, अभी जो मॉडर्न स्लीपर जो बने वो फुल्ली ऑटोमेटेड कंक्रीट स्लीपर प्लांट में बने, जिसके अंदर स्ट्रिक्टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, कोई नेग्लिजेंस ना हो, और कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो। है ना, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन या ह्यूमन एरर के चांसेस रहते हैं। तो क्या कहा, पूरा मैकेनाइज स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो वो इस्तेमाल करें धीरे धीरे। क्यों, ताकि आपको बेटर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस कॉन्क्रीट स्लीपर में मिले। हम सभी लोग जानते हैं डायमेंशन वगैरह स्लीपर वगैरह की, विड्थ कितना होना चाहिए, डेप्थ कितना होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। ओवरऑल डायमेंशन की हम बात करें तो मैनुअली बनाने में प्लस माइनस कुछ ना कुछ तब्दीली चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, स्ट्रिक्टर क्वालिटी कंट्रोल रखना है ताकि आपको बेटर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस मिल सके, स्ट्रेंथ भी आपको अच्छी मिलेगी, फुली ऑटोमेटेड है तो। ठीक है, तो ये पॉइंट 208 पॉइंट नंबर 5 इसको इधर पे ऐड करने की बात हुई थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऐड हो गया वहां पर। फिर उसके बिल्कुल बाद में पैरा 209 है, पैरा 209, इसका पॉइंट नंबर 2 है ना, उसके अंदर चेंजेस किया उन्होंने। पॉइंट पॉइंट नंबर 2, पैरा 209 बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे 209 पॉइंट नंबर 1 तो डेफिनेशन है, पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर है पॉइंट ए एंड बी, 29 ना, ए एंड बी। यहाँ पे उन्होंने कुछ चेंजेस किया है। पहले क्या था, मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर ऑल ट्रैक रिन्यूअल दैट इज सीटीआर टीएसआर डबलिंग गेज कन्वर्जन न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन फॉर मेन लाइन शाल बी 1660 नंबर्स पर किलोमीटर। और कहा था लूप लाइन साइडिंग में, जहां पर ऐसी साइडिंग जहां पर स्पीड अप टू 50 kmph 1540 रहेगी। फिर ये भी कहा था कि अगर 1540 से ज्यादा का अगर आपका सॉरी ज्यादा का अगर आपका स्लीपर डेंसिटी है, सॉरी स्लीपर डेंसिटी अगर स्पीड आपका 50 से ज्यादा है तो स्लीपर डेंसिटी 1660 की इस्तेमाल करो। ये कहा था अगर 50 से ज्यादा की स्पीड है आपकी साइडिंग में भी तो 1660 की स्लीपर इस्तेमाल करो, और अप्रूवल पीसी का उसके लिए लेना पड़ेगा हायर स्लीपर डेंसिटी के लिए। ये बात थी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, ये जो पॉइंट ए और बी ना, यहाँ पे कंक्रीट स्लीपर के बारे में भी था ना, ये इसको नहीं पढ़ा मैंने। वेयर कंक्रीट स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी लेड इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इन एसडब्ल्यूआर ट्रैक, a sleeper spacing including at fish joint shall be kept uniform. In addition, 1 meter long fish plate भी provided fish plated joint। ये एसडब्ल्यूआर के लिए कहा था। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देखिए, द मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर ऑल ट्रैक रिन्यूअल्स that is CTR, TSR, doubling, gauge conversion, new line construction work for main line and renewal and laying of new passenger running loop shall be 1660 numbers per kilometer। सबको एक साथ ले लिया उन्होंने, सबके लिए क्या कहा, 1660 रहेगा। फिर कहा
फॉर अदर लूप लाइन्स एंड साइडिंग्स, अदर लूप लाइन और साइडिंग जब स्पीड अप टू 50 के एमपीएच है तो वहां 1540 नंबर पर किलोमीटर होगा। ठीक है, फिर कहा साइडिंग विद परमिसिबल स्पीड मोर देन 50 के एमपीएच, मिनिमम स्लीपर डेंसिटी शैल बी 1660 नंबर्स। जहां पर भी 50 के एमपीएच ज्यादा की परमिसिबल स्पीड होगी तो मिनिमम स्लीपर डेंसिटी 1660 नंबर्स पर किलोमीटर होगा। क्या फर्क है ये दोनों पॉइंट के अंदर, पहले के पॉइंट में और अभी के पॉइंट में? करीब करीब यहाँ पे सब कुछ सेम है ना। देखो, ट्रैक रिन्यूअल की बात हुई है तो सीटीआर टीएसआर आ गया, डबलिंग गेज कन्वर्जन, न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन ना, ये सब चीजें आ गई यहाँ पे। यहाँ पे वो क्या आ गया, ट्रैक रिन्यूअल, डबलिंग गेज कन्वर्जन, न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन, मेन लाइन एंड रिन्यूअल ऑफ पैसेंजर रनिंग लूप, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट जरा जो ऐड हुआ है वो पैसेंजर रनिंग लूप के बारे में ऐड हुआ है। यहाँ पे खाली फॉर लूप लाइन लिखा था, यहाँ उन्होंने लिख दिया है laying of new passenger running loop shall be 1660 numbers per kilometer and for others के लिए था 1540, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहा था ये लूप लाइंस और साइडिंग्स के लिए अलग है ना, ये यहाँ थोड़ा एक चेंजेस हो गया, है कि नहीं। पैसेंजर रनिंग लूप लाइन के लिए 1660 नंबर और अदर लूप लाइन और साइडिंग के लिए 1540 रहेगा। यानी कि ये एक न्यू पैसेंजर रनिंग लूप लाइन के बारे में अलग से उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि वहां पे आपका 1660 ही स्लीपर डेंसिटी होगा। फिर ये भी कहा कि जहां पे भी स्पीड मोर देन 50 के एमपीएच है कि नहीं, तो वहां पे 1660 नंबर पर किलोमीटर होगा। हायर स्लीपर डेंसिटी में भी प्रोवाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ पीसीई, पीसीई के अप्रूवल से स्लीपर डेंसिटी बढ़ाई भी जा सकती। नाउ व्हाट इज मीन बाय इंक्रीजिंग द स्लीपर डेंसिटी? स्लीपर डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी स्लीपर आ सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे डेफिनेशन में अगर हम देखेंगे तो क्या है, 1 किलोमीटर में कितनी स्लीपर है। पहले रेल लेंथ के हिसाब से हुआ करता था, अब जो है हमारा किसके हिसाब से होता है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपका किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर ना। तो 1540 नंबर्स पर किलोमीटर, 1660 पर किलोमीटर, ये जो है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो हायर स्लीपर डेंसिटी का मतलब है कि पर किलोमीटर मोर नंबर ऑफ स्लीपर्स, पर किलोमीटर मोर नंबर ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, where SWR track is to be laid on concrete sleepers in unavoidable circumstances, the sleeper spacing including a fifth plated joint shall be kept uniform। क्या कहा, जहां पर भी एसडब्ल्यूआर ट्रैक को बिछाना पड़ रहा है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में, तो वहां पे जो फिश प्लेटेड जॉइंट पे जो स्पेसिंग होगी उसको यूनिफॉर्म रखा जाए। ठीक है, और क्या किया जाए, इन एडिशन 1 मीटर लॉन्ग, इन एडिशन 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट्स बी प्रोवाइडेड एट फिश प्लेटेड जॉइंट, 1 मीटर लंबा फिश प्लेट भी वहां पर लगाई जाए। ये पॉइंट पहले भी ऐसे ही था कुछ ना, वही चीजें हैं, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, खाली वो पैसेंजर रनिंग लूप लाइन के बारे में एक्स्ट्रा ऐड किया उन्होंने। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी तरह से पैरा 210 ए, एक नया पैराग्राफ है। पैरा 210 ए एक न्यू पैराग्राफ है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये पैरा 210 है फास्टिंग्स ऑन पीएससी स्लीपर, है कि नहीं। अब उसके बाद डायरेक्टली चैप्टर आपका चेंज हो जाता है, चैप्टर आपका 211 यानी बलास का चैप्टर आ जाता है। तो ये 210 के बाद में 210 ए करके एक न्यू पैराग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज नथिंग बट मॉडर्न फास्टनिंग्स। उसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज मॉडर्न फास्टनिंग्स। तो क्या कहा जा रहा है, मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। अप्रूव्ड मॉडर्न फास्टनिंग्स can be used in place of ERC based fastenings in phased manner। क्या कहा दोस्तों उन्होंने, उन्होंने ये कहा है कि अप्रूव्ड मॉडर्न फास्टनिंग्स, अब कौन सी मॉडर्न फास्टनिंग से, तो वो यहां मेंशन है, मॉडर्न फास्टनिंग शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैटेगरी सी फास्टनिंग सिस्टम एज पर यूरोपियन नंबर 13483/1 2012 या 13481.2 2022, इसके हिसाब से।
मॉडर्न फास्टिंग सिस्टम उसको कंप्लाई करेंगे। तो क्या कहा, अप्रूव्ड मॉडर्न फास्टिंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईआरसी बेस्ड फास्टिंग इन फेज्ड मैनर, यानी धीरे 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 ईआरसी बेस्ड फास्टिंग्स को निकालना और अप्रूव मॉडल, यानी स्लीपर अब ऐसी आएगी कि उसकी फिटिंग पे लगेगी। दीज फास्टिंग्स आर केपेबल ऑफ दीज फास्टिंग्स आर केपेबल ऑफ बीइंग सप्लाइड फैक्ट्री फिटेड ऑन स्लीपर्स फ्रॉम द कॉन्क्रीट स्लीपर प्लांट्स फॉर लेइंग इन द फील्ड, यानी कि जो स्लीपर फैक्ट्री होगी वहीं से उसमें फिटिंग लगी लगाई आएगी, है कि नहीं। दीज फास्टिंग्स आर केपेबल ऑफ बीइंग सप्लाइड फैक्ट्री फिटेड ऑन स्लीपर्स फ्रॉम द कॉन्क्रीट स्लीपर प्लांट्स फॉर लेइंग इन द फील्ड। केपेबल है, लगा के भेजेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्या कहा, दीज फास्टिंग्स आर केपेबल ऑफ बीइंग सप्लाइड फैक्ट्री फिटेड ऑन स्लीपर्स फ्रॉम द कॉन्क्रीट स्लीपर प्लांट्स फॉर लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, ये एक चीज हो गया। और फिर मैंने आपको बता दिया कि जो मॉडर्न फिट फास्टिंग की बात चल रही, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे कंप्लायंस दिया है। द मॉडर्न फास्टिंग शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैटेगरी 3 फास्टिंग सिस्टम एज पर यूरोपियन नंबर 13483-1 हाइफन 2012, इसी तरह से 13481-2 2022। ये हो गया, दिस इज अ वेरी बिग चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है a new para 211A shall be added to chapter 2 of IRPWM। ठीक है, इसी तरह से पैरा 210 में आपने ऐड किया था, तो पैरा 211 में भी एक उन्होंने पैरा ऐड करने के लिए कहा। पैरा 211, जैसे मैंने आपको कहा कि पैरा 211 आपका बलास्ट का जो है चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है वहीं का पैराग्राफ है। तो पैरा 211 बेसिकली ये 3 लाइन का जो होता है, ये दिखने में 3 लाइन का, लेकिन इसके अंदर बड़ा सा IRS G0001 फेब 2023 आ गया। इससे भी लेटेस्ट है ना, मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी है ना, ये भी चेंज हो चुका है। अब आ चुका है IRS G0001 फेब 2023। तो हम लोग इसको पढ़ रहे थे, तो इस पैरा के बाद में पैरा 212 के बीच में उन्होंने नया पैरा ऐड कर दिया है। वो क्या है, ये है यहाँ पर आपके सामने। क्या कहते हैं यहाँ पर, ballast track may be used in tunnels, viaducts, station yards, formation in deep cuttings as per site specific requirement। Ballastless tracks may be used in tunnels, viaducts, station yards, formation in deep cuttings as per site specific requirements। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि ये उन्होंने एम्फसाइज किया है। अब तक जो है करेक्शन स्लिप नंबर 10 या 11 से उन्होंने बलास्टलेस ट्रैक के बारे में हमको बताया था कि बलास्टलेस ट्रैक टेक्नोलॉजी कैसी होगी, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी। आज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर टेलिंग की टू ले इट, बट शुड भी नहीं कहा है, मे भी कहा है, कर सकते हैं। Ballastless track may be used in tunnels, viaducts, station yards, formation in deep cuttings as per site specific requirement। तो वहां पर क्या करेंगे, अब ballastless track बिछाई जाएगी। ठीक है, तो एक नया पैरा 211A करके आपको ऐड करना, जिसके अंदर ये एक लाइन लिखी रहेगी। देन कम्स पैरा पॉइंट नंबर 8, दैट इज पैरा 212/2/A, यानी कि पैरा 212 में पॉइंट नंबर 2 उसमें भी A, उसके अंदर कोई चेंजेस है। ठीक है ना, तो ये आपके सामने स्क्रीन के क्या चेंजेस है बेसिकली। तो पैरा 212 पॉइंट नंबर 2 ए पहले का मैं ले लेता हूँ। ये पैरा 212 का पॉइंट नंबर 1 है, इसमें पॉइंट नंबर 2 इसका ये ए। यहाँ पहले क्या था, मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट कुशन बिलो द स्लीपर बॉटम शुड बी एज फॉलो। पहले था कि ट्रैक रिन्यूअल आप कर रहे हैं, चाहे CTR हो, TSR हो, कुछ भी हो, तो मिनिमम बलास्ट कुशन 300 होनी चाहिए, और जहां पे मुमकिन है 350 भी दे दिया जाए। ठीक है, ये कहा था। इसी तरह से डबलिंग गेज कन्वर्जन नई लाइनों के लिए तो सीधे कही जाता है भाई 350 रखें आप। लूप लाइनों के लिए कहा था कि 250 mm जो है आप क्या है बलास्ट कुशन रखें। और हाई स्पीड के लिए पैरा 202 को रिफर करना है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब क्या है, ये देखें, ट्रैक रिन्यूअल, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल एंड TSR, यानी ट्रैक रिन्यूअल यानी कि कौन सा वाला पॉइंट, यही वाला पॉइंट, पूरा यही पॉइंट है। तो कुशन कितना था पहले 300, और जब पॉसिबल 350, बराबर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, सेम टू सेम वही पॉइंट है, और 300 mm और दूसरा 350 mm। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है डबलिंग गेज कन्वर्जन के बारे में क्या था पहले,
डबलिंग गेज कन्वर्जन में पहले भी नई लाइन कंस्ट्रक्शन तक 350 mm तक था मिनिमम बलास्ट कुशन, तो यहाँ पे अभी भी उसको सेम रखा गया है 350 mm। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। रिन्यूअल ऑफ लेइंग ऑफ न्यू पैसेंजर रनिंग लूप लाइन, रिन्यूअल एंड लेइंग ऑफ न्यू पैसेंजर रनिंग लूप लाइन, तो उसमें कितना कुशन देना आपको मिनिमम बलास्ट कुशन 300 mm। ठीक है, रिन्यूअल एंड लेइंग ऑफ न्यू पैसेंजर रनिंग लाइन, तो 300 mm मिनिमम बलास्ट कुशन देना है। और अदर लूप लाइंस 250, अदर लूप लाइंस में 250। यहां पर लूप लाइन के अंदर उन्होंने, जैसे मैंने आपको कहा, तो क्या कहा, रिन्यूअल एंड लेइंग ऑफ न्यू पैसेंजर रनिंग लूप लाइन। पहले क्या कहा था, खाली लूप लाइन कहा था, अब क्या कह दिया, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए। ठीक है, तो अदर लूप लाइन 250 mm। ठीक है, बाकी ये नोट फुट नोट सेम है। हायर स्पीड पैरा 202 वुड ऑल्सो बी रेफर्ड, हायर स्पीड के लिए पैरा 202 का को भी रेफर किया जा सकता है। ये होगा हमारे 8 पॉइंट दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा पैरा 227(1)(b। उसके अंदर भी कुछ चेंजेस हैं, उसके अंदर भी कुछ चेंज। अब पैरा पॉइंट नंबर 9 जो है वो पैरा 227(1)(b के बारे में बात करता है। पॉइंट नंबर 9 यानी नाइन्थ चेंज, पैरा 227(1)(b, उसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो पहले पैरा 227(1)(b में चले जाएंगे हम लोग, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, पैरा 227 पॉइंट नंबर 1, इसका बी क्या था, एच बीम स्टील स्लीपर इंक्लूडिंग इट्स फिटिंग्स फॉर गर्डर ब्रिजेस में बी प्रोवाइडेड एज पर एप्लीकेबल आरडीएसओ ड्राइंग्स। ये कहा था कि जहां पर भी एच बीम स्टील स्लीपर इस्तेमाल किए जाएंगे उसकी फिटिंग के साथ में गर्डर में, वो एज पर एप्लीकेबल आरडीएसओ ड्राइंग होगी, ये कहा था। और इसके बेसिस पर कई जगह एच बीम हम लोग स्टील स्लीपर यूज भी कर रहे हैं कई जगहों पर। अब क्या कहा जा रहा है, एच बीम स्टील स्लीपर इंक्लूडिंग इट्स फिटिंग्स फॉर गर्डर ब्रिजेस में बी प्रोवाइड एज पर एप्लीकेबल आरडीएसओ ड्राइंग। यहां तक तो सेम है, कोई चेंज नहीं है, सेम लाइन से। फिर आगे कहते हैं इंसुलेटेड जीरो टो लोड फास्टनिंग्स should be provided in track circuited area for continuation of LWR और CWR। क्या मतलब हुआ दोस्तों, जीरो टो लोड फास्टिंग आपके एचबीएम में होती है। जीरो टो लोड फास्टनिंग, जीरो, मेरे एक आपके वीडियो भी इसके ऊपर है, आप लोगों ने देखी होगी। तो जीरो टो लोड फास्टनिंग हमारी जो है, हमारे पास पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं, एचबीएम में आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो उन्होंने एम्फोसाइज किसी चीज पे किया है तो वो ये है, इंसुलेटेड जीरो टो लोड फास्टनिंग, यानी इंसुलेशन की बात हो रही है, यानी ट्रैक सर्किटिंग की बात हो रही है ना। तो इंसुलेटेड जीरो टो लोड फास्टनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन ट्रैक सर्किटेड एरिया फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एलडब्ल्यूआर और सीडब्ल्यूआर। एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर अगर ब्रिज पे से पास करना है हमको, तो उसके लिए इंसुलेटेड जीरो टो लोड फास्टनिंग हम इस्तेमाल करें। ये एक नई लाइन उसके अंदर ऐड की गई है। ठीक है, यानी पॉइंट 1 भी यहां तक था, अब उसको आगे जीरो टोलरेट फास्टिंग, इंसुलेटेड जीरो टोलरेट फास्टिंग आप इस्तेमाल करें, इस तरीके से कहा है। पॉइंट नंबर 10, दैट इज चेंजेस नाउ। अभी देखो, चैप्टर नंबर 1 में चेंज हुआ, चैप्टर नंबर 2 में होगा, चैप्टर नंबर 3 में आ गए हम लोग। पैरा 316 पॉइंट नंबर 3 शैल बी रेड एज फॉलोज। पैरा 316 पॉइंट नंबर 3 इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो आए आपको पहले लेकर चले वहां पर। दोस्तों हम लोग आ गए पैरा 316 में, एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये एक्चुअली ये फ्लैश बट वेल्डिंग से रिलेटेड है, ये पैराग्राफ, मैनुअल फॉर फ्लैश बट वेल्डिंग। तो पॉइंट नंबर 1 2 इसमें कोई चेंज नहीं है, वैसे ही का वैसा रहेगा। बात हो रही है यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 3 की, इस पैरा की बात हो रही है। तो पहले क्या था, ऑल फ्लैश बट वेल्ड शाल बी सब्जेक्टेड टू अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ इंटरनल डिफेक्ट्स इन द वेल्ड।
दिस टेस्ट शैल बी डन मैनुअली विथ यूएसएफडी मशीन। क्या कहा था, कैसा करेंगे ये टेस्ट? दिस टेस्ट शैल बी डन मैनुअली विथ यूएसएफडी मशीन बाय ट्रेन्ड पर्सोनेल एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन यूएसएफडी मैनुअल। शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये कहा था उन्होंने ना, ये कहा था ना, दिस टेस्ट शैल बी डन मैनुअली विथ यूएसएफडी मशीन बाय ट्रेन्ड पर्सन, यानी यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई जो हमारे होते हैं वो फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट पे इसको मैनुअली टेस्ट करेंगे। यही था ना, है कि नहीं, यही था ना। अब यहाँ पर क्या कहा है देखिए, अब यहाँ कह रहे हैं ऑल फ्लैश बट वेल्ड्स made in flash butt welding plant shall be subjected to USFD testing using फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड। ये एक टेक्निक है फेज्ड अरे मेथड, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपका जो डिफेक्ट होता है, क्रैक होता है, फ्लॉ होता है, कुछ भी नाम आप दे दो, वो अलग अलग मल्टीपल प्रोब का काम करता है। वो फेज्ड अरे बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। आमतौर पर आपने देखा होगा कि यूएसएफडी में जब टेस्टिंग की जाती है तो उसमें अलग अलग प्रोब लगते हैं ना। 0 डिग्री के लगते हैं, फिर आपके 70 डिग्री के लगते हैं, 45 डिग्री के लगते हैं, फिर बाद में आपके 37 डिग्री के लिए लगते हैं, अलग अलग प्रोब्स लगाए जाते हैं। तो प्रोब्स बेसिकली क्या है कि वो किस एंगल पे क्रैक डेवलप होगा तो उसके परपेंडिकुलर में रेज जानी चाहिए, तो उस हिसाब से प्रोब डिजाइन किए जाते हैं, उस हिसाब से प्रोब डिजाइन किए जाते हैं। तो आपने देखा एक ही मशीन के अंदर कितने सारे प्रोब्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये जो फेज्ड एरे टेक्निक होती है ना दोस्तों, इसके अंदर ये जो प्रोब एक ही होता है, लेकिन वो फेज्ड एरे एज द नेम सजेस्ट वो मल्टीपल एंगल्स पे जो ये काम करता है। तो क्रैक किसी भी ओरिएंटेशन पे हो, किसी भी एंगल पे हो, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट में पहले कहा था कि मैनुअली पीडब्ल्यूआई टेस्ट करेगा, ये सब पीडब्ल्यूआई टेस्ट करेगा। अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, मशीनों द्वारा करना है। तो कैसे करना है? यूजिंग फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड फॉर डिटेक्टिंग इंटरनल फ्लॉ, जो भी फ्लॉ है ना, जाहिर सी बात है। आगे क्या कहा, ऑल फ्लैश बट वेल्ड्स मेड इन द फील्ड शाल बी सब्जेक्टेड टू ये टेस्टिंग। अब देखिए, अब आगे क्या कहा जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ऑल फ्लैश बट वेल्ड्स मेड इन द फील्ड shall be subjected to ultrasonic testing by USFD machine, preferably using phased array ultrasonic testing method for detecting presence of internal defects in the weld। अब दोस्तों जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसी कोई मशीन पीडब्ल्यूआई के पास, यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई के पास अभी तो नहीं है जो इसमें फेज्ड एरे की टेक्नोलॉजी काम कर रही। हो सकता है कि अगर उन्होंने मैनुअल में करेक्शन स्लिप आ गई है तो इट इज इन प्रोसेस और मे बी विल बी गेटिंग इट, ये हो सकता है। अभी की तारीख में नहीं है, इस वक्त तो नहीं है। तो क्या समझ में आई बात? फेज अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन के से क्या कहा, फैक्ट्री में करना है, फेज अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड से करें। और क्या कहा, जो फील्ड में जो है ऑलरेडी ऑल फ्लैश बट वेल्ड्स मेड इन फील्ड। अब देखिए, अब फील्ड में एक्चुअली हम लोग फ्लैश बट वेल्ड कर ही नहीं रहे, अभी आया, अभी टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट एंड ट्रैक मशीन एक टाइप की है, वो आई है। तो हो सकता है उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर उनसे अगर आपने किया है तो वहां पर भी आप जो यूएसएफडी मशीन इनेबल्ड विद फेज्ड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है उससे टेस्ट किया जाए ताकि इंटरनल डिफेक्ट पता लगाया जा सके। दिस इज वेरी प्रिसाइज एज वेल। टेस्टिंग शैल बी डन बाय ट्रेन्ड पर्सनल। और ट्रेनिंग वो टेस्टिंग कौन करेगा, तो वो तो जाहिर सी बात है कि जिसको ट्रेनिंग मिली है, तो कहा उसको भी आगे टेस्टिंग शैल बी डन बाय ट्रेन्ड पर्सनल एज पर प्रोसीजर लेड डाउन इन मैनुअल फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स एंड वेल्स, a procedure order issued by RDSO। Result shall be maintained as per proforma given in Annexure 3/5 and entries made in TMS। ठीक है, तो उसका जो भी रिजल्ट होगा उसको आपको Annexure 3/5 के हिसाब से मेंटेन करना है, टीएमएस में उसकी एंट्री करना है। डिफेक्टिव ज्वाइंट अगर कहीं पर है तो डिफेक्टिव ज्वाइंट शैल बी डिस्टिंक्टली मार्क्ड। अगर कहीं ज्वाइंट आपका डिफेक्ट अगर आपको मिलता है तो डिफेक्टिव ज्वाइंट शैल बी डिस्टिंक्टली मार्क्ड एंड शैल बी कट एंड रिमूव बिफोर पैनल इज लेड इन ट्रैक। तो अगर ज्वाइंट अगर आपका फ्लैश बट वेल्डिंग ज्वाइंट अगर आपको डिफेक्टिव मिलता है तो उसको क्या करना है, काट के निकाल देना है, ट्रैक में बिछाने से पहले पहले ना, पैनल बिछाने से पहले पहले उसको निकाल देना है। फ्लैश बेड वेल्डिंग में बिल्कुल भी आपको रियायत नहीं दी जा रही है कि नहीं, कोई भी आपको चांस नहीं है, सीधे उसको निकाल के फेंक दी जाए, है ना, इस तरीके से है। ये आपका पैरा 316.3 था, जो कि इसके अंदर पहले जो कुछ था वो यहाँ पे मैनुअल मशीन नहीं करना, मैनुअली करना था, और अब जो है क्या है, उन्होंने उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। एनेक्स्चर 3/5 दोस्तों जैसा वहां पर था वही है, एनेक्स्चर 3/5 में कोई चेंजेस नहीं है।
ये रहा आपका अनेक्स्टर 3/5 अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ वेल्डेड रेल्स, है कि नहीं। तो ये बिल्कुल इसके अंदर कोई चेंजेस उन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है, तो इसके लिए हम भी इसके अंदर कोई अलग से एम्फेसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी 11th चेंज, यानी पॉइंट नंबर 11, पैरा 323 शैल बी रेड एज एंटर, यानी कि पैरा 323 के अंदर भी कोई चेंजेस हुए हैं, पैरा 323 में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ SWR इनटू LWR, कन्वर्जन ऑफ SWR इनटू LWR, ठीक है। तो पैरा 323 भी आपको दिखा देता हूं मैं पहले, फिर आप यहां पर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले क्या था 323 में, हम वो ले लेते पहले ना, फिर हम लोग समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका एग्जिस्टिंग पैरा है 323, conversion of SWR into LWR. Wherever conditions permit conversion of SWR into LWR should be considered. Following should be the criteria. रेल की एंटिसिपेटेड लाइफ कम से कम 10 साल होनी चाहिए, रेल अल्ट्रासोनिकली टेस्टिंग की गई होगी, और अगर कोई डिफेक्टिव रेल है तो उसको बदली कर दिया जाएगा LWR बिछाने से पहले। अगर रेल एंड हॉग्ड या बैटर्ड है, या उसमें कोई क्रैक है बोल्ट होल रीजन में, उसको क्रॉप करके निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना, LWR में कन्वर्ट करने से पहले। अब क्या कहा जा रहा है इसको भी देख लेते हैं। whenever conditions permit conversion of SWR into LWR should be considered. Following additional point precautions should be observed when converting. ना, the rails shall be tested ultrasonically and all defective rails replaced before conversion into LWR. ठीक है, यानी क्या कहा, सारी की सारी रेलों की टेस्टिंग की जाएगी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की जाएगी, और डिफेक्टिव रेल को निकाल दिया जाएगा। रेल एंड्स अगर हॉग या बैटर है या बोल्ट होल रीजन में कोई क्रैक डेवलप हुए हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, क्रॉप कर देंगे LWR में बिछाने से पहले। यानी यहाँ पर दोस्तों चेंज क्या हुआ है, पहले जहाँ पे 3 पॉइंट थे या 2 ही पॉइंट, यानी कि रेल की जो रेसिडुअल लाइफ के बारे में बात हुई थी पहले, अब वो रेसिडुअल लाइफ के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, उसके ऊपर अभी कोई बात नहीं हो रही है, यानी कि वो पॉइंट आप ओमिट कर दिया गया। मैं आपको फिर से दिखाया था, यहाँ पे पॉइंट 1 और 2 है, यहाँ देखिए आप 1, 2 and 3, तो ये जो पॉइंट था ना, दिस हैज बीन एलिमिनेटेड नाउ, नाउ दिस हैज बीन एलिमिनेटेड ना। द एंटिसिपेटेड रेसिडुअल लाइफ ऑफ रेल शैल बी एटलीस्ट 10 years कहा था ना उन्होंने पहले, कि SWR है उसको LWR में, तो रेल की लाइफ कम से कम 10 साल बची हो। अब वो क्राइटेरिया हटा दिया उन्होंने, सिंपल क्या क्या भाई, यूएसएफडी टेस्टिंग करो, ओके है रेल, फर्स्ट क्लास आप इस्तेमाल करो। हॉक जॉइंट है, बैटर्ड जॉइंट है, उसको काट के निकालो, बोल्ट होल रीजन में क्रैक वगैरह का हिस्ट्री है, उसको क्रॉप करके निकाल के आप इस्तेमाल करो। ये पॉइंट हटा दिया उन्होंने, तो बेसिकली ये एक चेंज हुआ है उसके अंदर। ये 11 पॉइंट्स हो गए हमारे। अब आ जाते पॉइंट नंबर 12 में। पॉइंट नंबर 12 में दो चीजें कही है, एक न्यू पैरा ऐड हुआ है, पैरा 326 पॉइंट नंबर 9, एंड दो पैरा है बेसिकली। 326 में पॉइंट नंबर 8 तक था, तो उसमें 9 और 10 दो चीज ऐड किया गया है। न्यू पैरा 326 पॉइंट नंबर 9 and 10 shall be added to the existing para 326 as under। तो पहले आपको 326 में लेके जाएंगे हम लोग, फिर आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ LWR, ये पैरा 326 में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे फेवरेट पैराग्राफ्स हुआ करते हैं, आमतौर पर एग्जामिनर वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। वैसे एक पैराग्राफ ये हमारा पैरा 326 भी है, जो कि बात करता है परमिटेड लोकेशंस फॉर LWR CWR। हम इसमें डिटेल में नहीं नहीं जाएंगे, हम सीधे आगे जाएंगे। इसमें पॉइंट नंबर 1 जनरल कंसिडरेशन था, दूसरा अलाइनमेंट के बारे में कुछ बात थी, जो कि हमारे करेक्शन स्लिप नंबर 17 से काफी इसके अंदर चेंजेस हुए ना। अलाइनमेंट के अंदर हमारे करेक्शन स्लिप नंबर 17 से, जैसा आप देख रहे हैं, काफी चेंजेस हुए थे इसके अंदर, ठीक है। फिर ये यहाँ पर ग्रेडियंट के बारे में भी अकॉर्डिंगली चेंज किया था उन्होंने। तो पॉइंट अभी तक कितने थे इसके अंदर, पॉइंट ये देखिए, ये भी देखिए कितना बड़ा बड़ा चेंज है। बलासलेस ट्रैक मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो सब चीज अभी आ रही है, अभी यूज में आ रही है हमारे ना। तो देखिए पॉइंट कितने थे इसके, लास्ट पॉइंट क्या था, टर्नआउट पॉइंट एंड क्रॉसिंग तक की बात हुई थी LWR में। अब यहाँ पे उन्होंने दो पैराग्राफ और ऐड कर दिया है, नहीं दो पॉइंट्स, बेसिकली पैराग्राफ सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 8 था ना, पॉइंट नंबर 9 and 10 यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया है। व्हाट इज इट?
तो पॉइंट नंबर 9 जो है वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग के बारे में बात करता है। आपने देखा होगा कि हमारा जहाँ पे भी हाई स्पीड ट्रैक है, यानी स्पीड मोर देन 110 to 130 और 130 to 160, जो हमारा पैरा 202 के अंदर उसके बारे में जिक्र किया गया है, तो वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई वैसी जगह पे कौन सी क्रॉसिंग लगाई जाए, तो कहा है कि वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग बिछाई जाए। वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग बेसिकली, दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको बता दूं मैं आपको, कि सीएमएस क्रॉसिंग हमारी जो होती है ये बिल्ट अप क्रॉसिंग का इंप्रूव्ड वर्जन है। क्या है? बिल्ट अप क्रॉसिंग का इंप्रूव वर्जन। अब बिल्ट अप क्रॉसिंग क्या थी? एग्जिस्टिंग रेल होती तो उसको आपकी क्रॉसिंग के आकार में आप उसको जो है मशीनिंग करके, थोड़ी प्रोफाइलिंग करके आप उसको क्रॉसिंग बना देते, उसके अंदर आप कुछ बोल्ट्स वगैरह डाल के, ब्लॉक्स वगैरह डाल के आप क्रॉसिंग बना दिया था आपने। अब गाड़ी चलती थी दोस्तों, तो बोल्ट्स वगैरह लूज होते थे, तो ये गैप ज्यादा कम होता था, तो डिरेलमेंट के चांसेस थे। यानी क्रॉसिंग में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था। क्रॉसिंग में प्रोफाइल तो फिक्स था कि यही प्रोफाइल चाहिए, लेकिन अगर उसके अंदर मेंटेनेंस बराबर नहीं हुआ तो आगे पीछे जरा रेल हुई तो डिरेलमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। अब उसके बाद आया इंप्रूव्ड वर्जन सीएमएस क्रॉसिंग की। क्या भाई, जब हमारा प्रोफाइल फिक्स है तो हम क्यों इसको इस तरीके से, तो हमने कास्टिंग करना स्टार्ट किया। हमने कास्टिंग करना स्टार्ट किया, तो वो हमारी जो क्रॉसिंग होती है कास्ट मैग्नीज स्टील, मैग्नीज कंटेंट उसमें ज्यादा आता है तो कास्टेड होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, सीएमएस, कास्ट मैग्नीज स्टील क्रॉसिंग। अब जहां बिल्टअप क्रॉसिंग जो थी हमारी, वो पेरेंट रेल की ही थी ना, उसी रेल की थी, खाली आकार बदली कर दिया गया था। बिल्टअप क्रॉसिंग के अंदर हो सकता है मेंटेनेंस का काम ज्यादा कम रहा होगा, लेकिन अगर हम चाहते कि जॉइंट हमारा जो है वहां पे फटका ज्यादा ना लगे, हम चाहते कि वेल्डिंग करना था, हम वेल्डिंग कर सकते थे। हाँ, नहीं करते थे क्योंकि वियर एंड टीयर होगा तो बदली करना पड़ेगा, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बट अगर चाहे कोई तो दोनों की जो है मेटलर्जी सेम है। वेल्ड जो बिल्ट अप क्रॉसिंग की जो रेल है वो, और हमारी जो पेरेंट रेल है ट्रैक की, जो प्लेन ट्रैक की, सेम होती है। वेल्डिंग करना चाहे तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो सीएमएस क्रॉसिंग की हम बात कर रहे हैं, ये जो सीएमएस क्रॉसिंग की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो है मेटलर्जी इज डिफरेंट देन दैट ऑफ योर रेल। कन्वेंशनल रेल हमारी जो होती है उससे अलग होती है, तो अब इसको वेल्ड नहीं कर पाते थे हम लोग ना। तो अब क्या हो गया, वेल्ड नहीं कर पाते थे, तो जहां पर भी जो लैंडिंग जॉइंट हमारा होता है, जहाँ पे क्रॉसिंग और रेल का जो जंक्शन होता है, तो वहां पर फटके लगते थे, वहां पर जो है प्रॉब्लम्स आती थी, है कि नहीं। तो डैमेज वहां पर बेसिकली ज्यादा होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है, डैमेज ज्यादा होता है, स्लीपर टूटना, पैकिंग जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके वहां पे अराइज होते हैं। तो सोचा गया कि यार ऐसा कुछ किया जाए कि भाई सीएमएस क्रॉसिंग भी रहे, यानी मेंटेनेंस फ्री क्रॉसिंग भी हो, लेकिन ये जो प्रॉब्लम वाइब्रेशन वगैरह का है, तो इसको हम क्या करें कि इसको वेल्ड करने का कुछ इंतजाम किया जाए। तो अब जो है इनके बीच में जो है ना, अब ये जो है नई जो क्रॉसिंग बनाई गई है, दैट इज वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग। इट इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन वेर इन द बेनिफिट्स ऑफ बिल्ट अप क्रॉसिंग, दैट इज वेल्डेबिलिटी, हैज बीन टेकन, एंड मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सीएमएस क्रॉसिंग हैज आल्सो बीन टेकन। दोनों को लिया गया है। तो अब उसको वेल्ड करना है, तो क्या कर दिया वहां पर, जो बेसिकली मैं आपको थोड़ा एक कच्चा पक्का अंदाजे से बताऊं अगर आपको, कि मान के चलो कि ये मेरी सीएमएस क्रॉसिंग है, आई एम सॉरी, मैं कच्चा पक्का खाली एक लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे कोई आकार नहीं, समझे, एक सीएमएस क्रॉसिंग है। अब यहाँ पर वेल्डिंग करने में दिक्कत, ये इसकी उसकी जो भी लेंथ होगी, वट एवर मे बी द लेंथ, ये समझो उसकी कुछ लेंथ होगी, ठीक है। वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग में दोस्तों क्या होता है, ये जो सीएमएस क्रॉसिंग है, इसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पर इसी लाइन में कुछ लंबाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि ये अलग अलग रेंज में दो अलग अलग कलर जरूर कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन दो अलग अलग नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसकी जो मेटलर्जी स्मूथली ट्रांजिशन की जाती है, यानी कि एंड्स जो है आपके कन्वेंशनल रेल की तरह होंगे, और लेकिन बीच का पार्ट का जो हार्डनेस होगा, मेटलर्जी होगी, वो सीएमएस की होगी ना। इस तरीके का कुछ अरेंज देख के आपको फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन इनकी लंबाई जरा ज्यादा होगी, इनकी जो ओवरऑल लेंथ विल बी मोर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सीएमएस क्रॉसिंग। तो अब यहाँ पर फायदा क्या है दोस्तों, यहाँ पर फायदा ये है कि हमारी अब जो है पेरेंट रेल आएगी, वो उसको हम यहाँ पर ये समझिए, रेल आई हमारी, मुझे वेल्ड करना है तो मैं इसको आसानी से, चाहे यहाँ पर बोलो, ये चारों जॉइंट में आपको बता दे रहा हूँ बेसिकली, इसको हम वेल्ड कर सकते हैं। वी कैन वेल्ड इट, ना, वी कैन वेल्ड देम टुगेदर, हम इनको वेल्ड कर सकते हैं। ये हमको इसका एडवांटेज मिलता है, इसका हमको क्या मिलता है, एडवांटेज मिलता है, दैट इज यहाँ पर ये यहाँ वेल्ड हो गई, यहाँ वेल्ड हो गई, यहाँ वेल्ड हो गई, तो गैपलेस जॉइंट आपका हो जाता है
मशीन ज्वाइंट, वेल्डिंग ही कर दिया तो खत्म हो गया ज्वाइंट। तो ये जो है ना वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग बेसिकली इस तरीके की होती है दोस्तों, मैंने थोड़ा आपको बता दिया। तो यहाँ पर उसके बारे में लेकिन कुछ गाइडलाइंस नहीं दी थी ना, तो उन्होंने अब उसको गाइडलाइंस दिया था। क्या कहा? सीएमएस क्रॉसिंग्स यूजिंग वेल्डेबल रेल लेग्स, दैट इज वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर टू वेरिएंट्स। दो टाइप के बना दिए गए हैं वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग। दैट इज जो हमारा पॉपुलर है, चलता है भारतीय रेलवे में, 1 in 8.5 ब्रॉड गेज 60 kg, साढ़े आठ की क्रॉसिंग 60 kg में। 1 in 12 BG 60 kg, 60 kg का ही चल रहा है जमाना, तो 60 kg में ही बनाया है दोनों। 1 in 8.5, 1 in 12, दोनों वेल्डेबल क्रॉसिंग दोनों के हिसाब से बनाया है। ठीक है। अब कहाँ यूज करना है उसके लिए भी कहा, वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग शुड बी यूज्ड इन यार्ड्स। कहाँ यूज करना है? तो कह दिया कि वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग शुड बी यूज्ड इन यार्ड्स टू कंटिन्यू एलडब्ल्यू थ्रू टर्नआउट्स एज पर आरडीएसओ रिपोर्ट नंबर CT48 मई 2024। ठीक है। ये CT48 बेसिकली क्या है दोस्तों? ये आपका जो है एलडब्ल्यूआर को पॉइंट से पास करने के बारे में बात हो रही है कि नहीं? तो क्या कहा, वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग शुड बी यूज इन यार्ड्स टू कंटिन्यू एलडब्ल्यूआर थ्रू टर्नआउट्स। यानी आमतौर पर एलडब्ल्यूआर की लिमिटेशन अगर है तो वो ये है कि जहां पे भी आपका पॉइंट आ जाएगा वहां पे से पास नहीं हो सकती, तो आप टर्मिनेट कर देते हो, ऐसी चीज देखिए। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि CWR के बारे में अगर हम बात करेंगे तो CWR कैन पास थ्रू टर्नआउट्स, तो उसके लिए आरडीएसओ की रिपोर्ट है ना, CT48। अब उसका लेटेस्ट शायद वर्जन मेरे ख्याल से मई 2024 का है। मैंने देखा नहीं, मुझे देखना होगा एक बार क्या है उसके अंदर अभी अपडेशन। तो जहां पर भी आपका यार्ड के थ्रू एलडब्ल्यूआर का आपको पास करना है तो वहां पर वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी कहा है उन्होंने, WCMS यानी वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग में ऑल्सो बी यूज टू अवॉइड फिश प्लेटेड जॉइंट्स where LWR is not continued through turnout due to other reasons। इसको दूसरी जगह पर जहां पर LWR पास नहीं किया गया, यानी कि किसी और कारणवश अगर LWR का हम पॉइंट से नहीं पास कर रहे हैं, उस टर्नआउट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब हम इसके आगे जाते हैं। ठीक है। इसी के अंदर एक और पॉइंट जो उन्होंने ऐड किया है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पैरा 326 पॉइंट नंबर 10, दैट इज जीरो फिश प्लेटेड ट्रैक। जीरो फिश प्लेटेड ट्रैक, दिस इज अगेन अ न्यू टॉपिक ना, नया कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। लेट अस सी। Fish plated joints shall be gradually eliminated on mainline track to achieve zero fish plated track by providing weldable CMS crossing and welding its leg joints. Fish plated joints should also be eliminated. Fish plated joints should also be eliminated on bridges by following the provisions contained in para 329, 330 and 331। यानी बेसिकली दोस्तों अगर आप सभी लोग जानते होंगे तो एक जो फिश प्लेट होती है, जो फिश प्लेट होती है दोस्तों, ये हमारे एक ट्रैक मेंटेनर का हो कि PWI का हो, यानी कि पीवे में जो लोग भी होंगे, टॉप टू बॉटम ऑफिसर से लेके हमारे ट्रैक मेंटेनर तक कोई भी हो, सब के सब जो है फिश प्लेट से परेशान होते हैं। वाई सो, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो पहले बनाई है, फिर भी डिस्कस कर देता हूँ कि फिश प्लेटेड ट्रैक जो है, यानी जहां पर भी व्हाट इज फिशिंग प्लेट, यानी जहां पे भी रेल डिसकंटिन्यू होती है वहां पे हम लोग रेलों को जोड़ने का दो तरीका, या तो वेल्डिंग करो या तो फिर आप फिश प्लेट से जोड़े। वेल्डिंग कर दिया तो टेंशन खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए हम लोग एम्फोसाइज करते हैं कि भाई वेल्ड करो। लेकिन जहां पर भी फिश प्लेटेड ट्रैक होता है ना दोस्तों, वहां पर प्रॉब्लम दुनिया भर की, यानी कि वो एक बीमारी का गढ़ है कि नहीं? जैसे कि किसी इंसान को अगर डायबिटीज हो जाए, किसी इंसान को अगर डायबिटीज हो जाए तो उसको सारी बीमारियों का आमंत्रण है। अब सारी बीमारी आ सकती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है और बहुत सारी चीजें फिर लग जाती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमारे ट्रैक में जो है ना, ये एक डायबिटीज के जैसा है फिश प्लेटेड ट्रैक। फिश प्लेटेड ट्रैक में आपको बैटरिंग देखने को मिलेगी, हॉगिंग देखने को मिलेगी, वहां पैकिंग लूज होगी, रबर पैड क्रश होगा, बोल्ट टूटेंगे, रेल फ्रैक्चर होगा, लो जॉइंट होगा, पंपिंग होगा, सब सब सब, कितना भी मैं कहूँ तो कम होगा। हर टाइप का डिफेक्ट जो है, स्टार क्रैक वहां डेवलप होगा, सब बीमारी वहां पर आती है। क्यों? रेल डिस्कंटिन्यूस होती है तो जो फोर्स होता है, फोर्स का ट्रांसमिशन डायरेक्ट रेल टू रेल ना होते हुए रेल से बोल्ट, बोल्ट से फिश प्लेट, फिश प्लेट से फिर बोल्ट, फिर रेल, अगले रेल पे वो वाया वाया होकर जाता है।
है कि नहीं। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, है कि नहीं। तो उसको खत्म करना अपने को, तो क्या कहा, बोलते ना कि हमारे इंजीनियर्स का सपना रहा कि बिल्कुल जॉइंटलेस ट्रैक बनाए, तो वो है आपका जीरो फिश प्लेटेड ट्रैक। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन आ जाती, तो उसके बारे में कहा उन्होंने, फिश प्लेटेड जॉइंट शाल बी gradually eliminated on mainline track to achieve zero fish plated track by providing weldable CMS crossing and welding its leg joints। ठीक है। फिश प्लेटेड जॉइंट शुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड ऑन ब्रिजेस, इसी तरह से ब्रिजों पर भी फिश प्लेटेड जॉइंट ना दें। ब्रिज भी हमारा क्रिटिकल लोकेशन है, वहां पर भी एक्सेस वाइब्रेशन जो है इट इज नॉट गुड। तो क्या कहा, फिश प्लेटेड जॉइंट शुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड ऑन ब्रिजेस बाय फॉलोइंग प्रोविजंस कंटेन्ड इन पैरा 329, 330 एंड 331। वो जो है आगे आपको पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा क्या क्या प्रोविजन है, तो उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने पैरा 329, ब्रिजेस विद बलास्टेड डेक विदाउट बेयरिंग, ब्रिजेस विद बलास्टेड डेक एंड बलास्टलेस ट्रैक विद बेयरिंग, और ब्रिजेस विद अनबलास्टेड डेक। तीन अलग अलग केसेस है, तीनों के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो कुछ भी होंगे, चाहे पैरा 329, 330, 300 कोई भी केस का होगा, तो वहां पर हम लोग को अवॉइड करना है कि भाई ब्रिज पर भी कोई भी ज्वाइंट ना आए, एलिमिनेट करना बेसिकली। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ कम्स 13th चेंज, that is para 327 shall be read as under। क्या कहा, पैरा 327 को इस प्रकार से पढ़ना है। तो एग्जिस्टिंग पैरा 327 में आपको दिखा देता हूँ 327, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर फिर से लेकर आता हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, पैरा 327 एग्जिस्टिंग पहले का क्या था, all insulations for track circuiting in LWR CWR shall be done by providing glued joints of G3L type। क्या कहा था, ट्रैक सर्किटिंग में एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर में हर जगह पे कौन से जो ग्लूट जॉइंट इस्तेमाल करें, तो G3L टाइप ग्लूट जॉइंट इस्तेमाल करें। अब क्या कह रहे हैं जरा उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है, क्या कहा, प्रोविजन ऑफ डिजिटल एक्सल काउंटर्स एंड ग्लूट जॉइंट। डबल पैरामीटर्स आ गए ना, है कि नहीं, ग्लूट जॉइंट और डबल डिजिटल एक्सल काउंटर, यानी कि डबल प्रोटेक्शन ही से जो सिग्नलिंग के ट्रैक सर्किटिंग में आपका काम आता है, उसके बारे में बात हुई है। तो क्या कहा, कह दिया कि डिजिटल एक्सल काउंटर शाल बी प्रोवाइडेड इन ऑल न्यू वर्क्स। क्या कहा, जितने भी नए काम है सब जगह डिजिटल एक्सल काउंटर को प्रोवाइड किया जाए। डिजिटल एक्सल काउंटर शाल बी प्रोवाइडेड इन ऑल न्यू वर्क्स। फिर आगे कहा, इन अदर वर्क्स insulation for track circuiting in LWR CWR can be done by providing glued joint of G3L type। जितने नए काम होंगे सब जगह पर डिजिटल एक्सल काउंटर प्रोवाइड करना है। बाकी में क्या कहा, इन अदर वर्क्स इंसुलेशन फॉर ट्रैक सर्किटिंग LWR कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग ग्लूड जॉइंट ऑफ G3L टाइप। बाकी जगह पे नए नहीं तो G3L टाइप हो। फिर ये भी कहा, जितने भी एग्जिस्टिंग ग्लूड जॉइंट है, all existing glute joints shall progressively be replaced by digital axle counters। Now this is very good sign for PV engineers। ये जो पॉइंट मैंने ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है ना, दिस इज वेरी गुड साइन फॉर पीवे इंजीनियर्स। क्योंकि आप ये देखें कि एक ग्लूट जॉइंट है, ट्रैक सर्किटिंग के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रैक सर्किटिंग हम जो कॉन्सेप्ट हमारा है, अब इसमें ग्लूट जॉइंट पे अगर जब हमारा ट्रैक सर्किटिंग जब चलता है, तो उसके अंदर दुनिया भर की चीजें हमको करनी पड़ती है कि नहीं। हमारा स्लीपर का ट्रैक सर्किटिंग करो, फिर बाद में रबर पैड डालो, लाइनर, ये स्लीपर बनाने के टाइम पे ध्यान दो। ग्लूट जॉइंट बनाया तो उसके अंदर दुनिया भर की चीजें। तो ग्लूट जॉइंट अगर एक फेल हुआ तो पूरा ट्रैक सर्किट फेल हो जाता है। तो घोस्ट ट्रेन आ जाती है, यानी पैनल पे आपको ट्रेन दिखाई दे, पैनल रेड दिख रहा है लेकिन गाड़ी नहीं है। होता है ना ऐसा, ट्रैक शॉर्ट हो जाता है, बोलते हैं ना हम लोग अपनी भाषा में, ट्रैक डाउन बोल देते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी अलग अलग जगह अलग अलग यूज होती है। तो बेसिकली क्या कहा, ये पैराग्राफ, डिजिटल एक्सेल काउंटर शैल बी प्रोवाइडेड इन ऑल न्यू वर्क, जितने नए काम होंगे सब जगह डिजिटल एक्सेल काउंटर प्रोवाइड किए जाए। इन अदर वर्क्स इंसुलेशन फॉर ट्रैक सर्किटिंग इन एलडब्ल्यू कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग, बाकी जगह पे जो है ग्लूट जॉइंट आप G3L यूज करो। फिर आगे कहा, ऑल एग्जिस्टिंग ग्लूट जॉइंट्स shall progressively be replaced by digital axle counter। जहां जहां पर ग्लूट जॉइंट होंगे उसको धीरे धीरे निकाल के क्या किया जाए, धीरे धीरे निकाल कर डिजिटल एक्सेल काउंटर
बहुत सारी जगह पे भारतीय रेल में कई जगह पर जो है ना दोनों चीजें लगाई गई है कई सालों से। यानी ग्लूट जॉइंट भी है, डिजिटल एक्सल काउंटर भी है। दैट मीन्स एक ये फेल हुआ तो दूसरा चीज है डिटेक्ट करने के लिए। तो इट वाज एक्चुअली बेसिकली केप्ट की देखने के लिए, परफॉर्मेंस और डिपेंडेंसी के लिए। तो मे बी बाय एक्सपीरियंस डिजिटल एक्सल काउंटर्स आर वर्किंग वेल, सो देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग फॉर ग्लूट जॉइंट। हो सकता है शायद ये कारण होगा जिस वजह से उन्होंने उसको धीरे धीरे रिप्लेस करने के लिए कह दिया है। ठीक है, ये हमारा पैरा 327 था, ये हमारा पैरा 327 था। एज पर आई एम कंसर्न, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये धीरे धीरे डिजिटल एक्सल काउंटर ग्लूट जॉइंट को रिप्लेस कर जाएंगे तो इट इज अ वेरी लाइक बूम फॉर पीवे इंजीनियर्स। क्योंकि क्या होगा कि बहुत सारे जो है डिफेक्ट जो है आपके ग्लूट जॉइंट के ऊपर, ट्रैक आपका जो है पैकिंग लूज होने के कारण होते हैं, ट्रैक डाउन होने के बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपका ग्लूट जॉइंट आपको नहीं रखना तो आपका ट्रैक सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट, टेक्निक चेंज हो गई, बेसिकली यही है ना। तो ट्रैक डाउन का टेंशन खत्म हो जाएगा पीवे इंजीनियर्स का। ठीक है, पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14 क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एग्जिस्टिंग पैरा 328 पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 shall be renumbered as para 3284 and new para 328 shall be added। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि पैरा 328 में पॉइंट नंबर 3 एक था, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 3 को 4 कर दो और वहां पर एक 3 नंबर नया इंट्रोड्यूस कर दो। है कि नहीं? तो पैरा 328 पर लेके चल देना आपको पहले हम लोग। देखिए पैरा 328 क्या है दोस्तों? लोकेशन ऑफ एसईजे, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। तो 1 एंड 2 अनडिस्टर्ब, कुछ चेंजेस करने नहीं कहा, मैं इसलिए उसको डिस्कस नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 3 जो है इसको 4 कर दो कह दिया, और 2 और 4 के 3 के बीच में उन्होंने कह दिया कि 3 को 4 कर दो तो एक तीसरा नंबर इंट्रोड्यूस करें। तो ये दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं। 328 3, थिक वेब स्विच एक्सपांशन ज्वाइंट। अब तक आप थिक वेब स्विच पढ़ रहे थे टर्नआउट के अंदर। अब कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले बेसिकली हमारे यहाँ पे थिक वेब एसईजे आ गया है। शॉर्टकट में बोलूंगा तो थिक वेब एसईजे, TWSEJ लिखा है ना। थिक वेब स्विच आ गई है, जैसे थी वैसे थिक वेब एसईजे आ गई है। तो थिक वेब स्विच एक्सपांशन जो दैट इज थिक वेब एसईजे ऑन स्ट्रेट ट्रैक, on straight track, thick web SEJ, that is drawing number 8822, shall be provided progressively in place of SEJ or improved SEJ during the renewals, replacements, new works in approved temperature zones। क्या कहा कि जहां पर भी हमने एग्जिस्टिंग एसईजे, ऑर्डिनरी एसईजे लगाया या इम्प्रूव्ड एसईजे लगाया है तो उनको धीरे 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 हम क्या करें, बदली करें। LWR में हमारे अप्रूव टेम्परेचर जोन के हिसाब से धीरे धीरे हम उनको निकाल के थिक वेब एसईजे डाल दें। बेसिकली कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर भी वही है कि टंगरेल का थिकनेस कम होता है तो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने कि थिक वेब एसईजे इस्तेमाल करें ताकि फेलियर के चांसेस कम हो, सेक्शन वीक ना हो आपका ना। तो थिक वेब एसईजे को इस्तेमाल करना है, ये उन्होंने कहा है। और पॉइंट नंबर 3 जो पहले था उसको 4 कर दिया, एसईजे ऑफ एनी टाइप शैल नॉट बी लोकेटेड ऑन ट्रांजिशन ऑफ कर्व। यानी सिंपल भाषा में ये कहा जाए तो ट्रांजिशन ऑफ कर्व में एसईजे नहीं डालना। ट्रांजिशन कर्व में देखिए आपका सिंपल सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट ट्रैक, ये दोनों उतना डेंजर नहीं है दोस्तों जितना डेंजर आपका ट्रांजिशन पार्ट है। स्ट्रेट ट्रैक में ट्रैक बिल्कुल सीधा होता है, कोई वहां पर कैंट नहीं होता, कोई वहां रेडियस नहीं होती, कुछ नहीं होता, बराबर। फुली सर्कुलर कर्व में जब आप चले जाते हैं वहां पर क्या होता है, एक फिक्स कैंट होता है, फिक्स रेडियस होती है। ठीक है, वहां भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन आप जानते हैं ट्रांजिशन पार्ट की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रांजिशन पार्ट की जो यहाँ बात हो रही है, तो ट्रांजिशन पार्ट इज वेरी क्रिटिकल दोस्तों। ट्रांजिशन पार्ट बहुत ही क्रिटिकल होता है। क्यों होता है क्रिटिकल? क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ना कैंट भी चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रही है, कैंट ग्रेडियंट चेंज हो रहा है कि नहीं? सब कुछ चेंज होता है और वेरिएबल है वो, थोड़ा थोड़ा बदलेंगे तो थोड़ा थोड़ा बदली होते चला जा रहा है कि नहीं? तो वो क्रिटिकल लोकेशन है। तो वहां पर सिंपल उन्होंने कह दिया कि भाई किसी भी परिस्थिति में एसईजे को ट्रांजिशन ऑफ कर्व में डालना नहीं है। एसईजे ऑफ एनी टाइप शैल नॉट बी लोकेटेड ऑन ट्रांजिशन ऑफ कर्व। ठीक है, आई बात समझ में?
ये हो गए 14 पॉइंट्स हमारे। अब आ जाते हैं पैरा 347.1 सी, ये नया पैरा ऐड किया। A new para 347.1 सी shall be added to the existing para 347। ठीक है, तो इसको भी ऐड करना है उन्होंने कह दिया है। तो पैरा 347 पहले हम आपको लेकर चलते हैं वहां पे। देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर पैरा 347 में, विच इज नथिंग बट डिस्ट्रेसिंग ड्यूरिंग मेंटेनेंस। अब इसके अंदर भी पॉइंट नंबर 1 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एलडब्ल्यूआर और सीडब्ल्यूआर। सिंपल भाषा में कहेंगे तो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर। ठीक है, तो कुछ साइंस देता है, कुछ निशानी देता है, कुछ इंडिकेशन देता है मेरा ट्रैक, जिससे मुझे पता चलता है कि भाई मेरा एलडब्ल्यूआर एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो उसके बारे में उन्होंने पहले 2 पॉइंट्स दिए थे। ये पहला था व्हेन द गैप ऑब्जर्व्ड एट एसईजे, जब एसईजे पे गैप क्या हो सकता है, जो रेंज दी गई है उसके बाहर चला जाए, डिफर्स बियॉन्ड लिमिट्स, ये था। दूसरा था एक्सीड मैक्सिमम डिजाइन गैप ऑफ एसईजे, एसईजे जो डिजाइन गैप के लिए डिजाइन किया गया उससे ज्यादा गैप आ गया, वो होगा ये एबनॉर्मल बिहेवियर। तीसरा ये कहा था कि जो रेफरेंस लाइन, हम जो डोरी बांधते हैं, हम जो थ्रेड बांधते हैं दोनों तरफ, जो पोस्ट होता है हमारा एसईजे पर, वहां से हम जब डोरी बांध के हम लोग स्टॉक रेल का कॉर्नर या टंगरेल का टिप जब हम मापते हैं, तो बेसिकली जिस तरफ से आपको मापना है एसईजे, जिस तरफ एलडब्ल्यूआर होता है उस तरफ से मेजर करना होता है। एलडब्ल्यू साइज से डिस्टेंस कितना वो मेजर करना होता है। बट अगर वो पीछे आ जाए, तो भी एबनॉर्मल बिहेवियर। ये मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? जैसे कि मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर हमारा जो है इस तरीके से ये है, और ये हमारा रेफरेंस डोरी है। तो मेरी टंगरेल का अगर मैं समझो, मान के चलो मैं टंगरेल की बात कर रहा हूँ, समझो ये मेरी टंगरेल है, ये रेड वाली। तो बेसिकली और ये समझो इस तरफ ये मैंने लिख दिया एलडब्ल्यूआर है, दिस इज एलडब्ल्यूआर साइड। व्हाट इज इट? इट इज एलडब्ल्यूआर साइड। तो हमको बेसिकली करना क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट किस में होता है बेसिकली? हमारा इंटरेस्ट बेसिकली ये होता है कि भाई ये जो दोनों है ना, ये जो गैप है, ये डोरी से लेके बीच में गैप कितना है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है ना। दिस हैज टू बी मेजर्ड, चाहे वो कॉर्नर ऑफ स्टॉकरेल हो, चाहे वो टिप ऑफ टंगरेल हो। बट अगर ये चीज थोड़ा अलग कलर से बनाता हूं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने को आसान हो, इसने क्रॉस कर लिया इस डोरी को, इसने क्या किया, इसको पार कर लिया। इंस्टेड ये यहां रहने की ये यहां आ गया, इसको पार कर लिया, तो ये क्या रहता है आपका एबनॉर्मल बिहेवियर ना। धीरे 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 आपकी टंगरेल बढ़ते 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 वो यहां तक आ गई। तो क्रॉस, टिप ऑफ टंगरेल और कॉर्नर ऑफ स्टॉकरेल क्रॉस है रेफरेंस में, ये एबनॉर्मल बिहेवियर। ये एक पॉइंट था एसईजे के आधार पे था। दूसरा कहा था कि नॉन ब्रीदिंग लेंथ में, in case of excessive creep of more than 20 mm in the central portion in non breathing length LWR का, उसके अंदर 20 mm से ज्यादा क्रीप आया। तो ये दो बेसिक रीजन थे, एक एसईजे का बिहेवियर, दूसरा नॉन ब्रीदिंग लेंथ के अंदर एक्सेसिव क्रीप आना। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर हम कहते थे। अब यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट 1B में ऐड कर दिया उन्होंने, है कि नहीं, 1C, सॉरी ना, 1C, 1A और B वैसे ही है, एक और ऐड हो गया है। तो पैरा 347 1C, व्हाट इज इट, लेट अस सी। इन आइडियल कंडीशन स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर इज सेम एज डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर। आमतौर पर जैसा डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर से स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर सेम होता है। लेकिन फिर आगे क्या कहा, however during service various stresses get locked up due to maintenance activities like creep of rail, deterioration of track geometry, track conditions etc। क्या कहा, आइडियल केस में डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर और स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर एक ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम जो इसको सेक्शन में इस्तेमाल करने लगते हैं रेलो वगैरह को, तो क्या होता है कि वाइल इन सर्विस, तो अलग अलग स्ट्रेसेस उसके अंदर और इंड्यूस हो जाते हैं। दैट इज नॉट ओनली डिस्ट्रेसिंग स्ट्रेस, और भी स्ट्रेसेस आ जाते हैं। वेरियस स्ट्रेसेस गेट लॉक्ड अप ड्यू टू मेंटेनेंस एक्टिविटीज। क्या है वो मेंटेनेंस एक्टिविटीज? तो कहा कि क्रीप ऑफ रेल, कहा रेल में क्रीप आ जाना, मेंटेनेंस एक्टिविटी जो भी होंगे, हाँ, ट्रैक ज्योमेट्री डिटोरिएट हो जाना, ट्रैफिक कंडीशन, इन सब की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस गेट्स लॉक्ड अप स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाता है, लॉक्ड अप स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। फिर आगे कहा द लॉक्ड अप स्ट्रेसेस आफ्टर द स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर ऑफ द रेल, द लॉक्ड अप स्ट्रेसेस ऑल्टर, सॉरी, आई एम सॉरी, द लॉक्ड अप स्ट्रेसेस ऑल्टर द स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर ऑफ द रेल।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसके साथ में ये दूसरी चीजें, मेंटेनेंस एक्टिविटी, रेल बदली करना, रेल में क्रीप आना, ट्रैक ज्योमेट्री गड़बड़ा जाना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होना, इन सारे कारणों की वजह से जो है कुछ और स्ट्रेसेस आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लॉक्ड अप स्ट्रेसेस आपकी उस रेल का स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर को ऑल्टर कर देते हैं। द लॉक्ड अप स्ट्रेसेस ऑल्टर द स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर ऑफ द रेल। फिर कहा डिटर्मिनेशन ऑफ determination of actual stress free temperature by use of any RDS approved non-destructive technique will be helpful in monitoring behavior of LWR। अब यहां पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया दोस्तों, बस खाली एक इशारा दे दिया है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर, determination of actual stress free temperature by use of any RDS approved non destructive technique, एनडीटी बोलते हैं ना, एनडीटी। तो आरडीएस अप्रूव कोई एनडीटी होगी, वो आपकी सहायता करेगी ताकि आपका एक्चुअल स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर पता चले इन मॉनिटरिंग बिहेवियर ऑफ एलडब्ल्यूआर। ये भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप जब ये टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा वेदर माई एलडब्ल्यूआर इज परफॉर्मिंग प्रॉपरली और इट इज मिसबिहेविंग या एबनॉर्मली बिहेविंग, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, सभी को मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 16 जो है इसके अंदर, यानी 16th चेंज जो है वो एनेक्स्टर 3/8 में है। एनेक्स्टर 3/8 ऑफ IRPWM शाल बी रेड एज अंडर। तो एग्जिस्टिंग वाला देख लेते हैं, तभी हमको समझ में आएगा। इसके अंदर टोटल कितने पॉइंट्स है पहले देख लेते हैं हम लोग। करीबन इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 के अंदर पॉइंट नंबर 2 तक है, ठीक है। ये हमने देख लिया, अब हमको क्या चेंजेस है हमको पता चल जाएगा ना। तो थोड़ा सा एक बार वहां चलते पीछे। देखिए दोस्तों, एग्जिस्टिंग वाले में पॉइंट नंबर 1 क्या है, स्केड्यूलर स्पीड रेस्ट्रिक्शन ही टॉपिक है। तो ये बेसिकली 1 meter long slotted fish plate with screw clamps and MS clamp or joggle fish plate with bolted clamps are used at a temporary rail joint and there is 24-hour watch। ठीक है, ये है। यहाँ पर क्या है, 1 meter long slotted fish plate with screw clamps and MS clamp joggle fish with bolted clamp are used at temporary rail joint and there is 24-hour watch। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं दिख रहा मुझे। However, if the above arrangement is not under the round the clock watch, speed restriction of 20 kmph should be imposed as mentioned in drawing। ठीक है, अगर राउंड द क्लॉक, देखो सिंपल भाषा में दोस्तों ये चेंज नहीं है, यहाँ पर वही सेम टू सेम है दोनों जगह पर। कि क्या कहा कि आपका जो है 1 मीटर लंबा शॉर्टेड फिश प्लेट स्क्रू क्लैम्प के साथ आप लगाएंगे, हाँ, या जॉगर फिश प्लेट बोल्टेड क्लैम्प के साथ आप लगा सकते हैं एज ए टेम्पररी रेल ज्वाइंट। अगर 24 घंटा वहां पर निगरानी करने के लिए कोई है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में 30 kmph से जो गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी कारण फ्रैक्चर वगैरह के कारण क्लैंप वगैरह करना है तो। लेकिन अगर निगरानी करने के लिए आपके पास कोई भी नहीं है, देयर इज नो राउंड द क्लॉक वॉच, तो आप 30 की जगह 20 kmph पे चलाएं। ठीक है, ये पहले भी था, अभी भी है, देर इज नो चेंज, ये बिल्कुल वैसा ही है। पॉइंट 1 भी में देख लेते हैं। नहीं नहीं, वन में एक ही पॉइंट था, सॉरी, हाँ, ये एक ही पॉइंट था। अब ये 1 के बाद 2 था, अब इसके अंदर बी एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, ये देखना है अभी, अब ये पढ़ना है हमको। अप्रूव्ड हाई परफॉर्मेंस, क्या कह रहे हैं, अप्रूव्ड हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप्स शुड बी यूज प्रोग्रेसिवली फॉर इम्प्रूव्ड सेफ्टी। क्या कहा, अप्रूव हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैम्प शुड बी यूज प्रोग्रेसिवली फॉर इम्प्रूव सेफ्टी। यानी कि देखिए बेसिकली दोस्तों में यहाँ पर उन्होंने किस चीज के बारे में बात की है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो कन्वेंशनल हमारे पास जो स्क्रू क्लैंप होता है या बोल्टेड क्लैंप होता है ना दोस्तों, दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है। जब ये गाड़ियां चलती हैं, ये जो क्लैंप हमारा होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाइब्रेशन वहां पर वो लूज होने लगते, थ्रेड उसके लूज होने लगते, जिस कारणवश क्या होता है, जब वो लूज हो जाएगा तो जॉइंट आपका इनसिक्योर हो जाता है। तो अब क्या कहा, 30 kmph की स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे तो वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो आपको 24 घंटा निगरानी के लिए आदमी अगर आप रख रहे हो तो वो आदमी क्या करेगा, जब देखेगा जॉइंट लूज हो गया तो वो टाइट करेगा अपना, उसके बाद जो स्पैनर वगैरह होता है, तान होता है, उससे वो टाइट करेगा। 30 kmph गाड़ी चलाइए आप, आपके पास लोग नहीं है निगरानी रखने के लिए 24 घंटे के लिए, जब तक आपका वो जॉइंट का वेल्डिंग नहीं हुआ था, रेल बदली नहीं हुआ था,
तो कहा कि भाई 20 पे ही चलाओ। क्यों? 20 पे स्पीड कम रहेगी, वाइब्रेशन कम होगा। तो ये सेफर साइड चलने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर राउंड द क्लॉक वॉच नहीं तो 20 पे चलाओ गाड़ी, ये कह दिया था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब एक जो नया इंट्रोडक्शन किया है, यहाँ पर नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, इसमें क्या कहा गया, अप्रूव्ड हाई परफॉर्मेंस क्लैंप शुड बी यूज प्रोग्रेसिवली फॉर इम्प्रूव सेफ्टी। तो हाई परफॉर्मेंस क्लैंप इस्तेमाल करें, कह रहे हैं कि हाई परफॉर्मेंस क्लैंप इस्तेमाल करें, शुड बी यूज प्रोग्रेसिवली फॉर इम्प्रूव सेफ्टी। फिर क्या कहा, व्हेन, जब आप ऐसा आपके पास अप्रूव हाई परफॉर्मेंस क्लैंप है, व्हेन अप्रूव्ड हाई परफॉर्मेंस क्लैंप्स आर यूज्ड एट अ टेम्पररी रेल जॉइंट एंड देयर इज 24 आवर्स वॉच, और वहां 24 घंटे की वॉच है, तो वहां क्या करना, a speed restriction of 50 kmph shall be imposed। कितनी अच्छी बात है। हाई परफॉर्मेंस क्लैंप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 24 घंटा निगरानी के लिए आपके पास आदमी है, तो जहां पर आप 30 kmph पे गाड़ी चला रहे थे वहां आप 50 पे चलाएंगे। फिर ये भी कहा, वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि भाई आदमी नहीं है डिप्यूट करने के लिए। फिर कहा, हावेवर इफ द अबव अरेंजमेंट इज नॉट अंडर राउंड द क्लॉक वॉच, जैसे यहाँ पर नहीं था ना, राउंड द क्लॉक नहीं था, अगर यहाँ पर नहीं है तो वहां तो 20 पे ही गाड़ी चल रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ मेरे पास हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप है तो मैं गाड़ी किस पे चलाऊंगा, 30 kmph पे। स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph शुड बी इम्पोज। आई बात समझ में। यानी कन्वेंशनल स्क्रू क्लैंप या बोल्टेड क्लैंप जब आप इस्तेमाल करते हैं निगरानी के लिए, आपके पास 24 घंटा कोई व्यक्ति आपने डिप्यूट कर रखा है, आप गाड़ी को सिक्योर करके बोल्ट से या स्क्रू क्लैंप से 30 पे चला सकते हैं गाड़ी। और अगर निगरानी रखने के लिए कोई व्यक्ति आप नहीं डिप्यूट कर पा रहे हैं तो आप गाड़ी को 20 पे चलाएंगे, है कि नहीं, यानी डिटेंशन हो रहा है। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा, अगर आप हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप इस्तेमाल करते हैं इंप्रूव सेफ्टी के इंटेंशन से, और वहां पर आप किसी व्यक्ति को डिप्यूट भी कर रहे हैं, तो जहां आप गाड़ी को 30 पे चला रहे थे सिक्योर करने के बाद राउंड द क्लॉक वॉच के साथ में, अब उसको 50 पे चला पाओगे। और अगर किसी कारणवश आपके पास हाई परफॉर्मेंस क्लैंप तो है लेकिन आप किसी व्यक्ति को डिप्यूट नहीं कर पा रहे राउंड द क्लॉक वॉच के लिए, तब आप वहां पे जहां पे सिर्फ 20 kmph पे गाड़ी पास कर रहे थे वहां पे वो 30 पे जाएगी आपकी गाड़ी। ठीक है, ये एक चेंज आपको, अच्छा चेंज है बेसिकली, द कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, आई लाइक इट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये शायद आप लोग को समझ में आ गया हो, उम्मीद है समझ गया होगा मैंने क्या कहा। दूसरे पॉइंट में मुझे चेंजेस तो नहीं दिख रहे, फिर भी मैं एक बार नजर दौड़ा लेता हूँ। पॉइंट नंबर 2, व्हेन स्लीपर फास्टनिंग्स ऑन ऑल्टरनेट स्लीपर्स आर लूजेंड बिफोर डिस्ट्रेसिंग। देखो, व्हेन स्लीपर फास्टनिंग्स ऑन ऑल्टरनेट स्लीपर्स आर लूजेंड बिफोर डिस्ट्रेसिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक लेने से पहले ऑल्टरनेट स्लीपर्स की चाबियां गिरा देते हैं ना, है कि नहीं, लूज कर देते हैं, 30 kmph लगा दे। वो पॉइंट वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। फ्रैक्चर हुआ, फर्स्ट ट्रेन स्टॉप डेट 10, सब्सिक्वेंट 20, पहले भी यही था अभी भी वही है। इमरजेंसी रिपेयर, है कि नहीं, बकलिंग हुआ, फर्स्ट ट्रेन स्टॉप डेट 20, सॉरी स्टॉप डेट 10, सब्सिक्वेंट 20 kmph। यहाँ पर अभी भी इमरजेंसी में फर्स्ट ट्रेन स्टॉप डेट एंड 10 kmph, सब्सिक्वेंट 20 kmph। ठीक है, अब इसके अंदर भी उन्होंने नया ऐड कर दिया, देखिए दोस्तों, देखिए ये भी एक नया एडिशन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। 3 में ए और बी, अभी बी ऐड हो गया। क्या, एड फ्रैक्चर आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर। जैसे यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ ना, आपने इमरजेंसी रिपेयर किया, और किससे किया, हाई परफॉर्मेंस क्लैंप से किया ना, हाई परफॉर्मेंस क्लैंप से किया, तो क्या कहा, एड फ्रैक्चर आफ्टर इमरजेंसी repairs आर completed with approved high performance clamps and there is 24 hours watch। 24 घंटे निगरानी आप रख पा रहे हैं। पहली गाड़ी तो उसी स्पीड पे जाएगी दोस्तों, कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वही। लेकिन बाद की गाड़ियों के लिए क्या कहा, कि बाद की गाड़ियों के लिए क्या कहा था, कि 20 kmph कहा था। क्यों कहा था, कि भाई निगरानी के लिए कोई नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पे इसमें ये एक लाइन ऐड कर दी है कि 24 घंटे निगरानी के लिए कोई अगर आप आदमी डेप्यूट कर पा रहे हो तो सब्सिक्वेंट ट्रेन आप डायरेक्ट 50 पे ले जाओ, यानी पहली गाड़ी 10 पे लेके जाओ, स्टॉप डेड एंड प्रोसीड विद 10। और उसके बाद वाली गाड़ी अगर हाई परफॉर्मेंस क्लैंप है और आपने किसी व्यक्ति को वहां बिठा रखा है, आप डायरेक्ट गाड़ी को 50 पे चला सकते हो। ठीक है, 50 पे चला सकते हो। दिस इज अगेन अ वेरी गुड अचीवमेंट, वन ऑफ द लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है
कि गाड़ी का डिटेंशन 30 की जगह 50 पे जाएगी तो डिटेंशन कम होगा। तो पंक्चुअलिटी, सेफ्टी एज वेल एज पंक्चुअलिटी, दो बोथ बोथ द थिंग्स आर गेटिंग एंश्योर्ड ओवर हियर। दोनों चीजें यहाँ पर एंश्योर हो रही है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या था आपका? इमरजेंसी रिपेयर्स टू ट्रैक आफ्टर बकलिंग, फर्स्ट ट्रेन स्टॉप एंड प्रोसीड विद 10, सब्सिक्वेंट 20। यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई क्लैंप लगता नहीं है ना, तो ये सेम टू सेम है। फिर बाद में पॉइंट नंबर 5, स्पीड रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग कंसोलिडेशन पीरियड ऑफ ट्रैक आफ्टर रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस ऑपरेशन व्हेन टेम्परेचर एक्सीड TD प्लस 20, शोल्डर क्लिप कॉम्पैक्शन हुआ है तो 50, नहीं हुआ है तो 30, ये था। तो यहाँ पर इसको भी उन्होंने वैसे ही का वैसे ही रखा है। देखिए अगले पेज पर आ गया जरा, स्पीड रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग कंसोलिडेशन पीरियड ऑफ ट्रैक आफ्टर रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस ऑपरेशन व्हेन रेल टेम्परेचर एक्सीड्स TD प्लस 20, व्हेन शोल्डर एंड क्लिप कॉम्पैक्शन हैज बीन डन, तो आप 50 पे गाड़ी चलाएंगे। शोल्डर क्लिप कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है तो 30 पर चलाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज दोस्तों नहीं हुआ, ये हूबहू वैसा ही है। यानी कि अगर मैं कहूं कि इस एनेक्सर 3/8 में क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं, 1B में चेंज हुआ है एंड 3B में चेंज हुआ है कि नहीं? 1B एंड 3B में चेंज हुआ है। दोनों जगह पे हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप के बारे में इस्तेमाल की बात हुई है। नई चीज ये है कि अगर आप अप्रूव्ड हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप इस्तेमाल कर रहे हैं, 24 घंटा निगरानी के लिए कोई व्यक्ति आपने डिप्यूट कर रखा है, तो आप 50 के एमपीएच पे से गाड़ी पास कर सकते हैं। और अगर आप राउंड द क्लॉक किसी को नहीं बिठा सकते लेकिन हाई परफॉर्मेंस क्लैंप लगा रखा है, तो 30 पे गाड़ी पास कर सकते हैं। इसी तरह से अगर रेल फ्रैक्चर होता है तो आमतौर पर पहली ट्रेन स्टॉप डेड एंड प्रोसीड विद 10 के पे जाती है, सब्सिक्वेंट ट्रेन आपकी 20 पे जाती है, ऐसा मैनुअल कहता है। लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा सा लॉजिक अगर हम लगाएंगे ना, तो अगर किसी ने वॉच लगा के रखा है, किसी व्यक्ति को बिठा रखा है, तो 30 पे पास कर देते हैं हम लोग, नहीं कर पाए तो हम 20 पे करते हैं। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस क्लैंप से अगर आपने इमरजेंसी रिपेयर किया है कि नहीं, हाई परफॉर्मेंस क्लैंप अगर आपने लगा रखा है, तो वहां पे पहली ट्रेन स्टॉप डेड एंड प्रोसीड विद 10 पे ही जाएगी। लेकिन बाद की जो ट्रेन होगी ना दोस्तों, वो जाएगी आपकी 50 पे सीधे। कंडीशन है यहाँ पे, लेकिन वही कंडीशन को आपको फुलफिल करना है, क्या? कि 24 घंटा निगरानी के लिए कोई व्यक्ति वहां डिप्यूट होना चाहिए, ये कंडीशन है दोस्तों। इसके अलावा इस एनेक्सचर में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं है। दोस्तों ये करेक्शन स्लिप जैसे मैंने आपको कहा कि 38 चेंजेस थे। कितने थे? 38 प्लेसेस देर आर चेंजेस। हम अभी तक पॉइंट नंबर 16 तक ही पहुंच पाए हैं। वीडियो काफी हमारी लंबी हो गई है, इस वजह से विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर। हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे जो है ना, ये पॉइंट नंबर 17 से आगे हम लोग उसको देखेंगे। ओके।